अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं PRC 2 का जो मॉडल पेपर है उसके सवालात सॉल्व करता हूँ। मैथ्स के सवाल हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, अब हम स्टैट्स के सवाल देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन से दो जुमले जो हैं वो सही हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसीज जो है उसको क्लास इंटरवल के हिसाब से लिखना। वन में लिखा हुआ है, इट बिगिंस बाय रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है कि हम ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कितनी बार अकर हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इट इज द बेसिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की बुनियाद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी और हमें टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशंस के टोटल्स है वो पता होंगे तो ही हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकेंगे। अच्छा, अगला सवाल, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीडियन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग एन ओगिव। ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन मिल जाता है। मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, बिल्कुल हम ढूंढ सकते हैं। एन ओगिव इज द ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, यही तो हमारी ओगिव की डेफिनेशन है। अगले सवाल पर चलते हैं। The mean of 11 numbers is 7. One of the numbers is 17 is deleted. The mean of the remaining 10 numbers is। अच्छा, 7 नंबर्स की मीन जो है ना वो 11 है। तो अगर 7 नंबर्स की मीन 11 है तो उन 7 नंबर्स का जो सम होगा 11 × 7 यानी कि 77 आया होगा। 77 में से 17 एक नंबर है, वो हम डिलीट कर देते हैं तो बच जाता है 60। अब ये बचे हुए जो 10 नंबर्स है उनका मीन क्या होगा, तो 60 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, 6 होगा। ठीक है जी। अगले सवाल पर चलते हैं। Starting salaries of a group of fresh graduates is as follows. Median of the above salaries is। median यानी कि मिड वैल्यू, और मीडियन के लिए ये जरूरी है कि सारा का सारे डेटा या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। यानी कि अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास ये लोएस्ट वैल्यू है, उसके बाद 45,500 से ज़्यादा वाली ये दूसरी, फिर 48 के बाद 49 ये तीसरी वैल्यू है, 49 के बाद 50 ये हमारी चौथी वैल्यू है, 50 के बाद 55 पांचवी वैल्यू है, 58 छठी वैल्यू है, 60 सातवीं वैल्यू और 62 आठवीं वैल्यू है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ डेटा है और सेंटर वाली जो दो वैल्यूज होंगी उनका एवरेज लिया जाएगा चौथी और पांचवी वैल्यू का। चौथी वैल्यू 50,000 है, पांचवी वैल्यू 55,000 है। इन दोनों का अगर एवरेज लेंगे तो 52,500 बनेगा। तो बी आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, टीम ए स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 205 रन इन 21 डे इंटरनेशनल मैचेस with a standard deviation of 10, whereas team B scored an average of 190 runs in the same number of matches with a standard deviation of 8. It may be concluded that team A is more consistent than team B। दो अलग अलग टीम्स हैं और उन्होंने उनके जो नंबर ऑफ मैचेस हैं उसमें उन्होंने कितने स्कोरिंग करी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के साथ लिंक कर कर दी हुई है। तो हमें अगर कंसिस्टेंसी देखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। टीम ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। और इसी तरह से टीम बी का क्या होगा, टीम बी का हो जाएगा 8/190 इंटू 100। तो हम देखते हैं कि भाई पहले वाले का हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आता है। पहले वाले का आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 205 इंटू 100, यानी कि तकरीबन 4.87%। ठीक है। और दूसरे वाले का आपका आएगा 8 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 100, यानी कि आ रहा होगा 4.21%। तो उसने ये पूछा है कि इट मे बी कंक्लूडेड दैट टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट देन टीम बी। फॉल्स। कंसिस्टेंट वो टीम होगी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, द वेरिएंस ऑफ द अबव डेटा इज। अगर हमारे पास डेटा इस सूरत में है तो वेरिएंस होगा समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एफ एक्स का समीशन भी कैलकुलेट करता हूँ और एफ एक्स का एफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पर। एफ एक्स का मतलब होगा 0 × 8 प्लस 1 × 7 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1। तो ये आ जाएगा आपका 20। अच्छा, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8 × 0 × 0 प्लस 7 × 1 × 1 प्लस 3 × 2 × 2 प्लस 1 × 3 × 3 प्लस 1 × 4 × 4। तो ये आ जाएगा 44।
अब कैलकुलेटर पर अगर इसको देखूं तो 44, अच्छा फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 8 7 3 1 और 1, 8 7 3 1 1। तो फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो भी इत्तेफाक से 20 है। अच्छा तो 44 डिवाइडेड बाई 20 माइनस ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर, तो आंसर 1.2 आ रहा है, यानी कि सी आंसर होगा। ठीक है जी, सी आंसर होगा। अच्छा जी, अगला सवाल, पार्शीज प्राइस इंडेक्स फेल्स टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम्स व्हिच हैव राइजन इन प्राइस। पार्शी प्राइस इंडेक्स जो है इस चीज का इम्पैक्ट, इंडेक्स फेल्स टू टेक अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम्स व्हिच हैव राइजन इन प्राइस। अच्छा, पार्शीज प्राइस इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका और लेस्पेस प्राइस इंडेक्स, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आपके पास पार्शीज प्राइस इंडेक्स कैसे आता है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 और नीचे P0 इंटू Q1, ठीक है। तो इसमें आप जो क्वांटिटी लेते हो वो कौन से ईयर की लेते हो, जो आप क्वांटिटी लेते हो वो करंट ईयर की लेते हो, ठीक है। जो आप क्वांटिटी यूज करते हो वो करंट ईयर की क्वांटिटी यूज करते हो। इससे लिखा हुआ है पार्शीज प्राइस इंडेक्स फेल्स टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पीपल विल बाय लेस ऑफ दोज आइटम्स व्हिच हैव राइजन इन प्राइस। जो हमारे पास चीजें हैं प्राइस में बढ़ गई हैं, पार्शीज प्राइस इंडेक्स जो है उन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो नहीं लेता, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो क्वांटिटी या वेटेज यूज़ करते हो वो यूज ही करंट करते हो। अगर आप बेस वाली वेटेजेस यूज़ कर रहे होते तो फिर वो चीज़ अकाउंट फॉर नहीं हो रही होती। लेस्पेस प्राइस इंडेक्स के लिए ये जुमला सही है, क्योंकि उसमें जब आप क्वांटिटी यूज करते हो तो इवन P1 को भी आप Q0 से ही मल्टीप्लाई करते हो, बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो। आप एज्यूम करते हो कि क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, जो पिछले साल या जब महंगाई नहीं थी या जब चीज़ें सस्ती थी तब जो क्वांटिटी थी वही रहेगी। The price of a commodity in different years are given below. The chain index in the above case will be. अच्छा जी, चेन इंडेक्स कैसे निकलता है, चेन इंडेक्स निकालने के लिए 2010 के लिए तो 49 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 100 होगा, तो वो तो इंटू 100 भी आप करोगे 100 ही आएगा। अगला आपका हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 100, उससे अगला आपका होगा 58 डिवाइडेड बाई 53 इंटू 100, और उससे अगला आपका होगा 62 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 100। यानी कि हमेशा आप क्या करोगे, करंट ईयर को पिछले ईयर से डिवाइड करोगे। तो पहला तो 100 आएगा, दूसरा 53 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 100, ये बनता है 108.16। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऐसा आंसर है, बाकी आप चेक कर लेना, इंशाल्लाह ऐसे ही हो रहा होगा कि बी आपका आंसर बनेगा। अच्छा जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम। बोलता है द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉजिटिव ना, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, सिंपल। इसके बाद इक्वेशन फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स वुड बी, और आपको कुछ वैल्यूज दी हुई। अच्छा, रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस तरह से ढूंढी जाती है, ठीक है। a और b का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, a और b का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ कि रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ज़रा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को वो फॉर्मूला नज़र भी आ जाए। ठीक है जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा स्टडी टेक्स्ट में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के चैप्टर पर जाता हूँ, और इस चैप्टर में आपके पास अच्छा जी मिल गया फॉर्मूला, पेस्ट ज़रा कर दूँ मैं। देखिए, मुख्तलिफ फॉर्मूले स्टडी टेक्स्ट में जो यूज़ हो सकते हैं ठीक है जी, और ये रहा आपका फॉर्मूला जो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें हम डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारे पास पहले बी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो बी किसके बराबर होता है, एन टाइम्स समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन टाइम्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बी देखते हैं। तो हमारे पास ऊपर है 6 इंटू 3015 माइनस 58 इंटू 313 डिवाइडेड बाई नीचे है 6 इंटू 594 माइनस 58 का स्क्वायर।
माइनस का 0.32 आता है, माइनस का 0.32 जो है वो बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, माइनस का 0.32 बी की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर ये बी की वैल्यू होती है ना। ए भी देख लेते हैं। ए जो है वो समीशन ऑफ वाई ओवर एन, यानी कि 313 डिवाइडेड बाई 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +0.32 इंटू समीशन ऑफ एक्स, यानी कि 58/6, यानी कि 55.26। तो डी आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से दो चुनने सही है। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इन द रेंज। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज दी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो तो स्क्वायर होता है, तो पॉजिटिव ही होता है, तो पहला गलत है। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन शोज हाउ मच वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ y इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो बी सही है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन that is r is equals to 0, it means there is a perfect correlation। नहीं, perfect तो -1 और +1 में होता है, तो d सही होगा। the perfect negative और positive correlation could be achieved in the real life scenario। बिल्कुल सही है, तो b and d है। अच्छा, वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, दोनों का आंसर 1 1 होता है। In how many different ways can the letters of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together? ये परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर आपके सारे वॉवल साथ होंगे, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं। वॉवल कितने हैं, ई हो गया, ए हो गया 2, और आई हो गया 3, है ना। तो 3 वॉवल्स एक साथ होंगे, 1 2 3, और बाकी 1 2 3 4 चीजें अलग होंगी। तो 3 वॉवल्स का एक बॉक्स बन गया, सॉरी छोटा बॉक्स बना दिया। 3 वॉवल्स का एक बॉक्स बन गया, 3 वॉवल्स का एक बॉक्स बन गया। उसके अलावा 1 2 3 4 चीजें, तो हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल इनटू उस बॉक्स के अंदर 3 चीजें 3 फैक्टोरियल। ये टेक्निक्स तो जाहिर है रिपीट नहीं करूंगा, ये हमने वहां पे यूज करी हुई है। तो आप देखो भाई, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कहाँ है कैलकुलेटर पर, इंटू 3 फैक्टोरियल। ओहो, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन जाता है 720। आपका आंसर जो है वो 720 होगा। कोई रिपीटेशन नहीं है, तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। फिर a sample of 4 different calculators is randomly selected from a group containing 57 calculators, out of which 36 are defective. The probability that all the selected calculators are defective। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, यानी कि 57 में से आपने सेलेक्ट करने हैं 4, 57C4 नीचे आ गया। अच्छा, डिफेक्टिव है 36, 36 में से आपने सेलेक्ट करने हैं 4, और बाकी जो बचे हुए हैं, यानी कि 56 माइनस 36 से आंसर आता है 21, 21 में से आपने सेलेक्ट करना है एक भी नहीं। तो 36C4, ठीक है, 36C4 डिवाइडेड बाई 57C4, ये आपका आंसर आ रहा है 0.149। तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 men would be selected on the committee is this। अच्छा, 7 people are selected at random from a group of 10 men and 11 women to form a committee। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 5 जो है वो मैन होंगे, यानी कि 5 की प्रोबेबिलिटी दोनों, 5 मैन होने की, 6 मैन होने की, और 7 मैन होने की। तो 5 मैन होने की प्रोबेबिलिटी पहले ढूंढते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 men would be selected on the committee is 0.1401। अच्छा, 7 people are selected at random from a group of 10 men। तो एक चीज हो सकती थी 10C5 इंटू 11C2 डिवाइडेड बाई 21C7 प्लस 10C6 इंटू 11C1 divided by 21C7 plus 10C7 into 11C0 divided by 21C7। अच्छा जी, तो देख लेते हैं हम कि हमारा अल्लाह भला करे 10C5 इंटू 11C2 प्लस 10C6 इंटू 11C1 प्लस 10C7 इंटू 11C0, सबको ऐड किया और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 21C7 से। तो ये हमारे पास 0.140 समथिंग आ रहा है, 1.041। बिल्कुल सही है, ट्रू है। सही है जी।
अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है इन अ सर्टेन टाउन 50% ऑफ द हाउसहोल्ड्स ओन अ सेल्युलर फोन, 40% ओन अ पेजर, 20% ओन बोथ अ सेल्युलर फोन एंड अ पेजर, द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड दैट ओन नीदर। अब एज्यूम कर लो 100 लोग हैं, ठीक है ना। 100 में से 50 के पास क्या है, सेल्युलर फोन है, और 40% लोगों के पास क्या है, पेजर है, ठीक है ना, और 20% के पास दोनों है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि 20% के पास दोनों है, तो इसका मतलब वो ऐसे लोग होंगे जो इसमें भी होंगे, जो इसमें भी होंगे। मिसाल के तौर पर देखो, ये जो 50 है ना, इस 50 में दो चीजें हैं। 30 लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन होगा, और इसमें से सॉरी, एक मिनट, हाँ सही है। 30 लोगों में से के पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन होगा, और 20 लोग ऐसे होंगे जिनके पास सेल फोन भी होगा और पेजर भी होगा। इसी तरह से ये जो 40 लोग हैं, इन 40 में से 20 ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ जिनके पास सेलफोन और पेजर दोनों होंगे, और 20 ऐसे होंगे कि जिनके पास पेजर होगा, ठीक है। क्योंकि उसने ये कहा है कि 100 में से 50 लोगों के पास सेलफोन है, उसने ये कहा है कि 100 में से 40% यानी कि 40 लोगों के पास पेजर है, फिर से क्या है कि 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, तो इसका मतलब उनके पास सेलफोन और पेजर दोनों है, ठीक है। तो इसका हिसाब कुछ इस तरह से बनता है कि सिर्फ और सिर्फ सेलफोन वाले 30 हो गए, ओनली पेजर वाले, ओनली सिर्फ और सिर्फ पेजर वाले 20 हो गए, और सेलफोन प्लस पेजर वाले कितने हो गए, 20 हो गए। दोनों चीजें जिनके पास हैं। आप देखो ये परसेंटेज आप जो है वो टैली भी कर सकते हो। कैसे 50% बना होगा भाई, टोटल अगर 100 लोग हैं, तो देखो सेलफोन कितनों के पास है, 30, और ये वाले 20, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि पेजर की परसेंटेज टैली हो रही है, तो आप देखो पेजर के लिए 20 और ये 20, तो आप अगेन 40 डिवाइडेड बाय 100 करो। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि दोनों कितने लोगों के पास है, तो ये वाली कैटेगरी है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितने लोग हुए, ये हो गए 40 और 30 70। इसका मतलब 30 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे 100 लोग हैं। तो 30 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, या 30%, ठीक है। अच्छा, if a student randomly guesses 20 multiple choice questions with 4 possible choices, the probability that the student will get exactly 4 right answers is। देखो, एक स्टूडेंट जो है वो 20 सवालों में से तुक्का मारता है, उसके 4 जवाब है, तो इसका मतलब किसी भी सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% होगी, और किसी भी सवाल के गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75% होगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो 20 सवाल तुक्के मारता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें से एग्जैक्टली 4 सही होंगे, ठीक है। तो 20 में से 4 सही, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 20C4, फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी पावर 4, और सही ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर 16, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, क्योंकि हर सवाल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, मुख्तलिफ सवालात हैं, तो जो बाइनोमियल की कंडीशंस थी वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, तो ये बन जाता है 0.189, ठीक है, 0.189। यहाँ पर कुछ 46.23% दिया हुआ है, तो ये जो आंसर दिया हुआ है ये गलत है। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गेट एग्जैक्टली 4 राइट आंसर्स इज दिस, नहीं, बल्कि सही आंसर है 18.9%। अच्छा, उसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट करेक्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से जुमले सही नहीं है। लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन लीड्स टू अ फ्लैटर कर्व, और अगर जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो कम होती है, तो कर्व जो है वो फ्लैट बनता है। तो ये इनकरेक्ट जुमला है। जब आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम होती है, तो ज्यादा होती है ना, तो कर्व फ्लैट बनता है। कर्व फ्लैट बनने का मतलब ये कि पतला लंबा कर्व बनता है, हिल की तरह, माउंटेन नहीं बनता, हिल बनता है, यानी कि चीजें ज्यादा फैली हुई हैं, तो वो तो हायर स्टैंडर्ड डिविएशन में होंगी। तो पहला जुमला जो है वो गलत है। इट इज डिस्क्राइब बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, बिल्कुल सही है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचाना जाता है। हमें तो गलत जुमले आइडेंटिफाई करने हैं। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी एंड सो टोटल्स टू 1। द एरिया अंडर द कर्व, ये भी बिल्कुल सही जुमला नजर आ रहा है मुझे तो। बोथ टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑलवेज मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं, कभी भी वो मीट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है। दोनों जो उसके एंड्स होते हैं वो मिलते नहीं है। तो दो जुमले बीच वाले सही हैं, हमने इनकरेक्ट जुमले आइडेंटिफाई करने थे, तो ए और डी होगा। अच्छा, सादिक earned a score of 940 on a general knowledge test. The mean
was 850, standard deviation was 100. What proportion of students had a higher score than सादिक? सादिक से ज्यादा कितने लोगों के मार्क्स थे? यानी कि आपने पी एक्स ग्रेटर देन 940 ढूंढना, आप इसको जेड में कन्वर्ट करोगे, मार्क्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर्मूला लगाओगे एक्स यानी कि 940 माइनस मीन यानी कि 850 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि 100, तो ये आ रहा होगा z ग्रेटर देन 0.9, z ग्रेटर देन 0.9। अब कैलकुलेटर की मेरी वीडियो देख लेना जिसपे मैंने ये सिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर पर जो है वो एरिया अंडर द कर्व ढूंढना है। मैं अगर एरिया अंडर द कर्व ढूंढता हूँ और 0.9 डालता हूँ पी की जगह, तो आंसर 0.815 आ रहा है, लेकिन मुझे आगे का एरिया चाहिए, तो 1 माइनस आंसर 0.18 मेरा आंसर होगा, या तकरीबन 18%। तो मुझे लगता है कि ए सही आंसर है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैप्टर है और जहाँ पे मैंने ये सिखाया कि किस तरह कैलकुलेटर यूज करना है उसको जरूर देखिएगा। Human resource director of a large company wants to know what the employees of his company think about the proposed changes in remuneration package. A questionnaire is given to 250 employees, 220 employees return the questionnaire, of which 180 support the proposed change in remuneration package. The population is, population इसमें क्या होगी, population entirety होती है, तो all employees of the company। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। population may be defined as including all people or items with a characteristic that a researcher wishes to study. True, सारे लोग होते हैं। A company has 1,000 customers. The customer service officer of the company selected a customer at random from the first 10, पहले 10 से randomly select किया। On the list of customer, thereafter he selected every 10th customer from the list and called them। ये हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का हैंडआउट और लेक्चर देख लें, उसमें डिस्कस किया है। A pharmaceutical company sent its team into the rural areas of the country to interview all mothers with children under 2 years of age। एक क्राइटेरिया बताकर और मैंने बोला कि भाई इन सब का इंटरव्यू ले लो। The selected sample is an example of cluster sampling। ठीक है जी, यानी कि मैं एक क्लस्टर पिक करूंगा ना। अच्छा, which two of the following statements are correct as regards to the sampling distribution of mean? sampling distribution of mean यानी कि x बार की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिल्कुल। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन नेवर बी द सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। यही तो एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन्स के बराबर होती है, तो कैन नॉट, ये तो गलत हो गया। अच्छा, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल, हम स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट ऑफ एन को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, तो ए और सी हो गया। अगली बार चलते हैं। which two of the following statements are correct as regards the sampling distribution of mean has a mean equal to the population's mean? बिल्कुल सही है, इसकी मीन जो पॉपुलेशन की मीन के बराबर होती है। is obtained by taking all possible samples of a fixed size and from a population, noting the mean of each sample and classifying the means into a distribution। बिल्कुल सही है, हम सारी मीन्स को सेलेक्ट करते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता, तो ए और बी हो जाएगा। अच्छा जी, अगला है हमारे पास, इफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 256 इज अ मीन ऑफ 16, देन द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर सैंपल ऑफ साइजेस 20 वुड बी। पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन्स के बराबर होती है, तो इसका आंसर 16 ही होगा। अगर पॉपुलेशन की मीन 16 है तो सैंपल की मीन भी 16 ही होगी। Random sample of 50 items were drawn for the replacement from a finite population. If variance is 45, the standard error of the mean is 0.918। अगर वेरिएंस 45 है तो स्टैंडर्ड एरर क्या इतना होगा या नहीं? अच्छा, स्टैंडर्ड एरर किस तरह से आता है? स्टैंडर्ड एरर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो हम देख लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 45 अंडर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 50, ये 0.94 आ रहा है, तो फॉल्स होगा। From a given finite population, samples are drawn with replacement if the sample size is increased from 40 to 60, the standard error will। देखिए, आप यूँ समझ लें कि पहले आपका सैंपल साइज 40 था तो आंसर ये आता था, अब आपका सैंपल जो है वो 60 हो गया तो आंसर ये वाला आता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 40 करता हूँ, तो ये 0.158 था पहले, और अब मैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 60 करता हूँ, तो अब आंसर हो गया 0.129। तो पहली बात तो है कि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, कितना डिक्रीज हो रहा है?
0.158 minus 0.129 divided by 0.158 into 100, 18.4%, 18.35%, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला, इन एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच अ फुटबॉल टीम स्कोर्स गोल्स इन अ मैच shows the probability of securing goals in a match are as follows: 0 गोल, इस probability से एक गोल होगा, इतनी probability and so on. The probability that the team will score a total of 5 goals in 2 matches. दोनों मैचेस में 5 गोल्स स्कोर होंगे. The probability that the team will score a total of 5 goals. तो ऐसा हो सकता है पहले मैच में एक भी गोल ना हो, दूसरे में 5 हो. ऐसा हो सकता है पहले मैच में एक गोल हो, दूसरे में 4 हो. ऐसा हो सकता है पहले मैच में 2 गोल्स हो और दूसरे में 3 हो. ऐसा हो सकता है कि पहले मैच में 3 गोल्स हो और दूसरे में 2 हो. ऐसा हो सकता है कि 4 हो और 1 हो. और ऐसा हो सकता है कि पहले मैच में 5 गोल्स हो और फिर 0. अब पहला मैच खेला 0 गोल्स की प्रोबेबिलिटी और दूसरा मैच खेला 5 गोल्स की प्रोबेबिलिटी, प्लस पहला मैच खेला 1 गोल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैच खेला 4 गोल्स की प्रोबेबिलिटी. फिर पहला मैच खेला 2 गोल्स और फिर दूसरा मैच खेला 3 गोल्स. इसी तरह से फिर पहला मैच खेला 3 गोल्स, दूसरा मैच खेला 2 गोल्स, फिर पहला मैच खेला 4 गोल्स और दूसरा मैच खेला 2 गोल्स. पहला मैच खेला 5 गोल्स और दूसरा मैच खेला कोई भी गोल नहीं. तो हम करते हैं 0.1 इंटू 0.5, सॉरी 0.1 इंटू 0.05 प्लस 0.25 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.25 प्लस 0.05 इंटू 0.1. यह आ जाता है 0.17. 0.17 आ रहा है. ठीक है जी. तो बी आंसर होगा. इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू यूज जेड और टी विच टू ऑफ द फॉलोइंग, हम सैंपल साइज देखते हैं. ठीक है, साइज ऑफ द सैंपल, और हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन पता है नहीं, यानी कि हमारे पास हम साइज ऑफ सैंपल देखते हैं बी, और वेदर दी पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन और अननोन, क्योंकि वेरिएंस पता होगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी पता होगी या पता नहीं होगी. अच्छा, इफ सैंपल ऑफ 50 एथलीट्स फ्रॉम द ओलंपिक्स स्क्वाड ऑफ अ कंट्री हैड अ मीन ऑफ 80 with a standard deviation 1.5, we can say with 95% confidence that the mean weight of all the athletes in the squad is between. अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है एक्स बार माइनस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड एल्फा अपॉन 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ एन. अच्छा, वो 95% जो है मेरे ख्याल पे, उस पर मैं एक बार चेक कर लूँ. 1.96 होता है ना जेड का आंसर, क्लासेस में आपने सीखा होगा. 1.96 होता है मेरे ख्याल में. सही है. एनीवेज 1.96 से सॉल्व करते हैं. देखता नहीं हूं मैं. मीन 80 माइनस 1.96 इंटू 1.5 ओवर अंडर रूट ऑफ 50, और यहाँ पर इसी तरह से प्लस में आ जाएगा 80 प्लस 1.96 इंटू 1.5 ओवर अंडर रूट ऑफ 50. ठीक है जी. तो 1.96 के हिसाब से 1.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 1.96, 80 में से आंसर माइनस का 79.58 पहला आंसर होगा. ठीक है, 79.58 लेस देन म्यू लेस देन, दूसरी साइड पर आपका होगा 80 प्लस 1.96 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 50, यानी कि 80.42. ठीक है जनाब. अच्छा, आखिरी है. बैटर स्कोर द फॉलोइंग 11 T20 मैचेस. द मोड ऑफ हिज अबव स्कोर्स. मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड होगा. और यहाँ पर अंडा 1, अंडा 2, 2 अंडे हैं तो 0 हमारा आंसर होगा. तो ये मैंने स्टैट्स के सारे सवाल सॉल्व कर दिए. मॉडल पेपर के मैथ्स के जितने भी सवाल हैं वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों के पास वो मौजूद है. थैंक यू सो मच.